हेलो स्टूडेंट, अपनी फिजिक्स की जो क्लासेस जो चल रही हैं उसमें जो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी फिलहाल अपन करवा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। गाउस नियम, गाउस नियम और इसके अनुप्रयोग से संबंधित इसके कुल अपन 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। वो तीनों अनुप्रयोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले तो अपन गाउस नियम पे डिस्कस करते हैं कि गाउस नियम किसके बारे में अपने को बताता है। गाउस नियम बताता है कि जो कोई अपने पास कोई एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ में कितना चार्ज है और उस चार्ज से उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, उस फ्लक्स की वैल्यू को बताता है हमारे को कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, किसी क्लोज सरफेस से आउट जो फ्लक्स है वो कितना होगा, किसके इक्वल होगा। वो फॉर्मूला हमें देता है गाउस का नियम। तो ये नियम बताता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा, उस पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इनक्लोज्ड चार्ज कितना है वो, और 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। ε0 क्या होता है अपना, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये जो नियम है वो हमारे को बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की वैल्यू के बारे में बताता है। तो ये जो नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान है, फाई का मान है, वो उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा समेशन क्यू अपॉन ε0 के इक्वल होता है। समेशन क्यू का मतलब क्या है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड चार्ज की बात होती है अपनी इसके अंदर, टोटल चार्ज कितना है क्लोज सरफेस के अंदर, उसके बारे में बताता है। ε0 क्या होती है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो ये नियम हमें देता है कि फाई जो निर्गत फ्लक्स होगा वो समेशन क्यू अपॉन ε0 के इक्वल होता है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश की मात्रा तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन ε0। और ये जो नियम है वो सिर्फ अपन क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप किसी बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। खुले पृष्ठों के लिए गाउस का नियम का यूज नहीं होता। तो बंद पृष्ठ से निर्गत अगर फ्लक्स निकालना है आपको तो गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते हो आप। तो गाउस का जो नियम है, अब इसके अनुप्रयोग जब अपन पढ़ेंगे तो तीनों अनुप्रयोगों में अपने को एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने में एक गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ता है। वो सरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है, अपना सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है उसके जैसा भी हो सकता है, स्वैच्छिक होता है मतलब, ठीक है। किसी भी एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है और उससे उसका यूज करके अपन किसी भी, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। जो इनफाइनाइट जो लेंथ का जो वायर है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। कोई सीट है इंसुलेटिंग सीट है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो ये 3 इसके एप्लीकेशंस हैं गाउस लॉ के। जो आज फर्स्ट एप्लीकेशन अपन डिस्कस करेंगे वो अपन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उसके लिए करेंगे। तो अब अपन देखते हैं गाउस नियम का जो पहला अनुप्रयोग है उसके बारे में। और ये नियम बताता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन इसका वो है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। गाउस नियम का जो पहला एप्लीकेशन है, गाउस नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले अपन डायग्राम पे फोकस करते हैं। अपने पास एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर ले लेते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बताओ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वायर है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इसके सेंटर ओ से
आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लेते हैं और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे पॉइंट चार्ज रख देते हैं +Q0। अब अपन इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्बडा। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्बडा है। इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे अपन 2 अल्पांश काट लेते हैं, छोटे टुकड़े काट लेते हैं यहाँ से इस वायर के, और इन पर जो चार्ज होगा वो होगा dq, और यहाँ पर जो चार्ज है वो भी कितना होगा, dq। अब इस चार्ज dq चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, दोनों को जो मिला रही है, दोनों पॉइंट चार्जों को जो मिलाने वाली जो लाइन है उसकी डायरेक्शन, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस हो, इधर d का, ये d इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सेम इसी dq पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस d। ठीक है, अब जितना d की ये वैल्यू होगी उतनी d की ये वैल्यू होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगी, सेम। यहाँ पे अपन एंगल कंसिडर कर लेते हैं अल्फा, और यहाँ पर भी एंगल कंसिडर कर लेते हैं अल्फा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा d, उसको अपन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो अपन यहाँ पे इसके कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट 2 होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर अपने को वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा, और ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। डी के 2 कंपोनेंट निकालेंगे अपन, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा, और ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। ये एंगल अल्फा है तो ये कंपोनेंट आएगा डी साइन अल्फा, और ये एंगल, ये कंपोनेंट भी आएगा डी साइन अल्फा। ये अल्फा, ये एंगल अल्फा है तो ये आ जाएगा बेस, बेस मतलब डी कोस अल्फा, और ये भी आ जाएगा डी कोस अल्फा। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा, कोस अल्फा कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि साइन अल्फा कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जितना डी ये है उतना ही डी ये है। तो साइन अल्फा जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और कॉस अल्फा घटक दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पे वो कॉस अल्फा कंपोनेंट की वजह से होगा। अब अपने को पॉइंट इस वायर के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है पॉइंट P पे, तो अपन गॉस लॉ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा अपने को। इस जो इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है जिसपे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको अपने को एक गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस अपन कंसिडर कर दें वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं अपन, सिलेंड्रिकल। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पे अपन एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहे हैं, जिसकी लेंथ कितनी है अपनी, L लेंथ है, L इसकी लेंथ है, ठीक है, R इसकी रेडियस, R इसकी रेडियस है, L लेंथ है और R इसकी रेडियस है, R रेडियस है इसकी। तो इस जो गॉसियन सरफेस है इसको अपन, इसके अंदर 3 लेयर अपन कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट इसके 3 पार्ट्स मान सकते हैं। फर्स्ट ऊपर वाला सर्कुलर पाथ, ऊपर वाला वर्ताकार भाग S1, एक इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा S2, एक नीचे का वर्ताकार भाग हो जाएगा अपना S3। 3 पृष्ठ हो जाएंगे इसके, एक तो ऊपर का, जैसे ये सिलेंड्रिकल है, एक तो ऊपर का हो गया सरफेस वर्ताकार भाग S1, एक इसका ये वक्र पृष्ठ ये वाला ये S2, एक नीचे का वर्ताकार भाग हो गया S3। अब अपन इसमें डायरेक्शन देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां पर पॉइंट S1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, S2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और S3 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, तीनों पॉइंट्स पे। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होता है अपना वो होता है E इंटू DA, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और उसके बीच एंगल पता कर लेंगे बाद में। तो DA वेक्टर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, देखो जो भी सिलेंड्रिकल अपने पास सरफेस है उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, जैसे ऊपर वाली जो सर्कुलर पाथ है उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जिधर से अपन इस सरफेस को देखते हैं वो उसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जैसे इस सरफेस को अपन कहां से देखेंगे, ऊपर से, तो इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ।
इस सरफेस को अपन साइड से देखेंगे, क्योंकि ऐसे कोई साइड से देखेंगे इसको तो डी ए वेक्टर इधर हो गई। इस सरफेस को नीचे से देखेंगे तो ये डी ए वेक्टर हो गई। यहां पर एंगल कितना बना 90, यहां पर एंगल कितना बना 0 डिग्री, यहां पर एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो अब अपन फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और यहां से जब पॉइंट अपन डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा ए डी ए कॉस थीटा। अब तीनों जो अपने पॉइंट कंसीडर किए हैं S1, S2 और S3, तीनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं S1 की बात कर लेता हूं। S1 E, ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे cos 90 प्लस S2 E DA cos 0 प्लस E DA cos 90। cos 90 वाले तो 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। यहां से हट जाएंगे, सिर्फ S2 वाला बचेगा, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ S2 E DA। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा फाई इक्वल टू E, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा S2 और DA। इंटीग्रेशन ऑफ DA की वैल्यू कितनी, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है कर्व सरफेस, उसका जो मान होता है वो कितना होता है 2 पाई आर एल। तो फाई इक्वल टू बन जाएगा E 2 पाई आर एल, इक्वेशन 1। ठीक है। अब यहां पर जो इसका लेमड़ा जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी आएगी, लेमड़ा इक्वल टू होता है Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका यूज होगा यहाँ पे। अब अपन गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस नियम के अनुप्रयोग से, फ्रॉम गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा। फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे Q चार्ज कंसिडर कर रहे हैं अपन। Q की जगह क्या, सिंस लेमड़ा इक्वल टू होता है अपना Q अपॉन L, यहाँ पे लेमड़ा कितना है Q अपॉन L, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी लेमड़ा L, Q की वैल्यू हो जाएगी लेमड़ा L, यहाँ पुट कर देंगे तो फाई इक्वल टू बन जाएगा लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों फाई के इक्वल है, फ्लक्स है अपना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा, E 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू निकालनी है तो लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब अगर अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तब तो अपन उसको K लिख देते, लेकिन 4 नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E इक्वल टू 2 लेमड़ा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब सिंस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अपना K, ठीक है, स्थिर विद्युत नियतांक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, तो E इक्वल टू 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रख देंगे K लेमड़ा अपॉन R। लेमड़ा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और R जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो R हो जाएगा। तो बिंदु P पर अनंत रेखाविषित तार के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आया वो कितना आया 2K लेमड़ा अपॉन R। अगर देखें R और E का रिलेशन देखें तो वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, तो E और R के बीच अगर ग्राफ अगर बनाए अपन तो वो क्या आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा, E इधर ले लेते हैं R इधर ले लेते हैं, ये ग्राफ देखने को मिलता है। जैसे जैसे अपन तार से डिस्टेंस पे जाएंगे, जितना ज्यादा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो आज अपना ये था गाउस नियम का अनुप्रयोग, जिसमें अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की, आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, जो कितनी आई 2K लेमड़ा अपॉन R। धन्यवाद।